कितने झूले थे फांसी पर, न जाने कितनों ने गोली खाई थी, तब जाकर इस भारत में कहीं आज़ादी आई थी। लेकिन आज़ादी आने के बाद भी गोलियों की भूख खत्म नहीं हुई। आज़ादी आने के बाद भी भोपाल में 7 लोगों को गोली खाकर अपनी जान देनी पड़ी, क्योंकि वो तिरंगा फहराना चाहते थे। नए नए आज़ाद हुए इस देश में कुछ लोगों को आज़ादी की कीमत अपनी खून से चुकानी पड़ी थी, और ये सब हुआ था इसी जमीन पर। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध। हम बात कर रहे हैं भोपाल के विलीनीकरण आंदोलन की। अपने पिछले वीडियो में हमने बात किया कि किस तरह भोपाल के नवाब ने फरमान जारी करके कह दिया कि कोई भी आकाशवाणी की खबरें तक नहीं सुनेगा। आज के वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे भोपाल को भारत में मिलने में सफलता प्राप्त हुई। भोपाल के नवाब ने जब फरमान जारी कर दिया कि आकाशवाणी कहीं भी नहीं चलाई जाएगी और लोग अकेले में भी समाचार नहीं सुनेंगे, इसके बाद मोर्चा संभाला समाचार पत्रों ने। समाचार पत्रों में इस निर्णय की भरसक निंदा की गई। जगह जगह पे लोगों ने कॉलम लिखे, संपादकीय लिखे गए। बताया गया कि भोपाल के नवाब किस तरह जनता की भावना को कुचल देना चाहते हैं। लेकिन इससे नवाब कहां परेशान होने वाले थे। जनता की जब बहुत ज्यादा मांग उठी तो उसके बाद नवाब ने फैसला लिया। नवाब ने कहा कि एक पॉपुलर गवर्नमेंट बना देते हैं। पॉपुलर गवर्नमेंट क्या थी? इसमें कुछ लोग प्रजामंडल के थे और कुछ लोग थे जिन्हें नामित किया गया था। इन लोगों को मिला के एक व्यवस्था बनाई गई और कहा गया कि इन लोग जो फैसले लेंगे, ये लोग जो निर्णय लेंगे, उसके आधार पर ही भोपाल की रियासत अपना आगे का फैसला लेगी। इसके बाद एक विवाद चला कि भोपाल को मध्य भारत में मिलाया जाए या भोपाल को सेंट्रल प्रोविंस में मिलाया जाए। इसका फैसला इसी पॉपुलर गवर्नमेंट को लेना था। इसे लेके पॉपुलर गवर्नमेंट की बहुत लंबी बहस चली नवाब के साथ, उनकी लंबी नोक-झोंक हुई, लेकिन उसके बाद भी वो किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाए। पॉपुलर गवर्नमेंट चाहती थी कि जो नवाब हैं वो भोपाल को मध्य भारत के साथ मिला दें। उज्जैन में एक महाधिवेशन भी हुआ था, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया था कि भोपाल को मध्य भारत में मिला देना चाहिए। इसके बाद यही नेता जब कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पाए तो ये जाके सरदार पटेल से मिले। सरदार पटेल के साथ इस बात पर चर्चा हुई कि भोपाल को भारत में मिलाने के लिए, भोपाल के विलय के लिए क्या करना चाहिए। उस समय सरदार पटेल ने काफी सोचा और उन्होंने कहा कि भोपाल के विलय की मांग को अभी कुछ समय के लिए टाल देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है, अगर नवाब इसके लिए तैयार भी हो जाते हैं और वो ये मांग रख देते हैं कि उन्हें मध्य भारत का राज प्रमुख बनना है, तो एक नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मध्य प्रदेश जब बनाया जा रहा था, मध्य क्षेत्र जब बनाया जा रहा था, तो उस समय बाकी राज्यों की तरह यहाँ पे स्थिति नहीं थी। यहाँ पे अलग अलग घराने थे जो मजबूत घराने थे, और मध्य भारत के लिए सरदार पटेल ने ग्वालियर और इंदौर के राजघरानों को पहले ही ये वादा दे दिया था कि उन्हें राज प्रमुख बनाया जाएगा। ऐसे में अगर भोपाल के नवाब ये मांग रख देते तो एक नई चुनौती खड़ी हो जाती। इसीलिए सरदार पटेल ने इस बात को कुछ देर के लिए टाल दिया। भोपाल के नवाब और पॉपुलर गवर्नमेंट की चर्चाएं इस दौरान चलती रहीं। तय ये किया गया कि भोपाल का फैसला वयस्क मताधिकार के आधार पर लिया जाएगा। भोपाल का फैसला वोटिंग से लिया जाएगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उस समय जब ये बात कही गई, उस समय कई बड़े नेता घबरा गए। वो घबरा गए क्योंकि वो जानते थे कि अगर फैसला वयस्क मताधिकार से लेना हुआ तो भोपाल में खून की नदियां बह जाएंगी। क्योंकि उसमें भले ही हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन भी खूब थी। उससे पहले भारत ने नोआखाली के दंगे देखे थे। भारत ने देखा था कि किस तरह अलग अलग जगहों पे हिंदुओं का किस तरीके से नरसंहार किया गया, और ख़ास करके भोपाल में, जहाँ पे सारे ताकतवर पोजीशंस पे मुसलमान बैठे हुए थे और साथ ही पुलिस भी नवाब के हाथों में थी। वहाँ पे अगर फैसला वयस्क मताधिकार से होने की बात आती तो निश्चय ही भोपाल पाकिस्तान में शामिल हो जाता। इस अंदेशे के साथ, इस संदेह के साथ भोपाल के नेता दोबारा सरदार पटेल के पास पहुंचे
जब ये विषय सरदार पटेल के पास आया और सरदार पटेल के सामने नेताओं ने गुहार लगाई कि आप भारत की छाती में एक पाकिस्तान बनने से रोक लीजिए, तो सरदार पटेल ने उन्हें कहा कि आप लौटकर भोपाल जाइए और एक बड़े जन आंदोलन की शुरुआत कीजिए। एक जन आंदोलन जो भोपाल को भारत में सम्मिलित होने के लिए दबाव बनाना शुरू करे, जो नवाब के ऊपर इस बात के लिए दबाव बनाए कि वो अपने आप को स्वतंत्र भारत का हिस्सा घोषित कर दे। नवाब की राजनीति भी कोई ऐसी वैसी राजनीति नहीं थी। नवाब दमदार थे। नवाब की अल्लामा इकबाल और जिन्ना से बहुत अच्छी दोस्ती थी। माउंटबेटन से भी ठीक ठाक पड़ती थी, कारण वो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के चांसलर थे, जिम्मेदार पद पे बैठे हुए थे, लोगों के साथ मिलना जुलना बनता रहता था। खबर ऐसी भी आती है कि एक बार तो नवाब ने माउंटबेटन के सामने धमकी दे डाली थी कि अगर आपने विलय संधि पे हस्ताक्षर करने की जो टाइमलाइन है उसको आगे नहीं बढ़ाई तो भोपाल में खून की नदियां बहा दी जाएंगी। भोपाल में ऐसा नरसंहार होगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जिसके बाद माउंटबेटन ने विलय की तारीख आगे भी बढ़ाई। पहले तो नवाब स्वतंत्र रहना चाहते थे, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की, लेकिन उसके बाद हैदराबाद के निजाम और होलकर साम्राज्य, इन दोनों की तरफ से उनकी थोड़ी पीठ थपथपाई गई, उनको हौसला दिया गया, क्योंकि वो एक सबसे एजुकेटेड, सबसे भद्र नवाबों में से एक माने जाते थे। तो उनके फैसले का दबाव बाकी नवाबों, बाकी प्रिंसेस के ऊपर भी पड़ता था। तो भड़काया गया भोपाल के नवाब को। उनको इस बात के लिए तैयार करने की कोशिश की गई कि वो किसी तरह पाकिस्तान में मिल जाएं। और इस समय जिन्ना लगातार भोपाल के नवाब हमीदुल्लाह खां के संपर्क में थे। जिन्ना बार बार उन्हें इस बात के लिए पिंच कर रहे थे कि वो पाकिस्तान में आकर शामिल हो जाएं, और इसका प्रभाव सीधा सीधा माउंटबेटन और हमीदुल्लाह खां के चेहरे पर देखा जा सकता था, हमीदुल्लाह खां के फैसलों पर देखा जा सकता था। सरदार पटेल के इस फैसले के बाद भोपाल में जन आंदोलन की तैयारियां होनी शुरू हो गईं। क्रांतिकारियों का मोबिलाइजेशन शुरू हुआ। मोबिलाइजेशन भोपाल के आसपास के इलाकों में शुरू हुआ। 1947 के जनवरी फरवरी के दौरान उदयपुरा में प्रजामंडल की स्थापना की गई, और इस स्थापना में यह तय किया गया कि बीच बाजार तिरंगा फहराया जाए। जब इस बात की घोषणा की गई तो पुलिस मुख्यालय में सूचना पहुंचते के साथ ही अफरा तफरी मच गई। हर तरह का दबाव बनाया गया कि बीच चौराहे पर तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिसके बाद जो मंडल के अध्यक्ष थे गंगा भक्त मलानी, उन्होंने तय किया कि वो तिरंगा अपने घर पर फहराएंगे। उन्होंने अपने घर पर तिरंगा फहराया और उसके साथ ही वहां पर प्रतिज्ञा भी ली कि वो 1 महीने के अंदर अंदर उसी जगह पर तिरंगा फहराएंगे जहां तिरंगा फहराने की उन्होंने शपथ ली थी, और उनकी ये शपथ पूरी भी हुई। उसके बाद पूरे के पूरे क्षेत्र में एक आंदोलन की शुरुआत हुई। जगह जगह छोटे छोटे कार्यक्रम करके तिरंगे फहराए जाने लगे। लोग तिरंगा फहराते थे, पुलिस आके उन्हें रोकती थी और उनके बीच में भिड़ंत होती थी। ये सब चल ही रहा था कि उसी दौरान 8 अक्टूबर 1944 को नवाब हमीदुल्लाह खां ने अपना दूसरा फरमान जारी किया। दरअसल वो हज के लिए जा रहे थे। अक्टूबर का महीना था, हज के लिए जा रहे थे। जाते समय उन्होंने 11 बिंदुओं का एक फरमान जारी किया, और इस फरमान का खौफ इतना था कि वो जब 2 महीने बाद लौट कर आए तब तक लोग उनके फरमान से डरे हुए थे। इस फरमान में विलय के विरोध की ही बातें थीं। लोगों को इसी के लिए सतर्क किया गया था कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। नवाब का खौफ। नवाब जब हज से वापस आए उसके बाद जगह जगह से खबरें आती थीं कि कहीं भी तिरंगे का अपमान किया जाता था। एक बार खबर आई कि यहीं रायसेन के पास एक जगह से एक तिरंगा मिला, फटे चुटे हालत में मिला। तिरंगा ऐसा था कि जगह जगह से फटा था, उसकी एक पट्टी कहीं थी, दूसरी पट्टी कहीं थी, तीसरी पट्टी कहीं थी। इस तरह की खबरें जब अखबारों में छपती थीं तो लोगों के दिल में भूचाल मचाया करता था। नया नया भारत आज़ाद हुआ था, आखिर कौन तिरंगे का अपमान सहने के लिए तैयार था? वो तिरंगा जो तिरंगा इतनी मेहनत के बाद, इतने संघर्ष, इतने परिश्रम के बाद मिला था। इसी दौरान 14 जनवरी 1947 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस आंदोलन की दिशा बदल दी। 14 जनवरी 1947 को मकर संक्रांति का मेला लगा था बोरास में, नर्मदा नदी के किनारे। यहाँ पर अगल बगल के गांव से सैकड़ों की संख्या में ग्रामवासी मकर संक्रांति मनाने के लिए जमा हुए थे, और नर्मदा नदी के दूसरी तरफ विलय आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोग जमा हुए थे।
ऐसे में तय किया गया कि यहां पर तिरंगा फहराया जाएगा। नवाब के पुलिस ने सीधी वार्निंग दी कि अगर किसी ने झंडा वंदन की कोशिश भी की तो उसे गोली मार दी जाएगी। लेकिन आजादी के दीवाने, आजादी के मतवाले मानने को कहां तैयार थे। एक युवक झंडा लेकर आगे बढ़ा, वो जैसे ही थोड़ी दूर पहुंचा गोली चली और उसके सीने को भेदते हुए आगे निकल गई। लेकिन इससे पहले कि तिरंगा उसके हाथ से गिरता, दूसरे युवक ने आके तिरंगा अपने हाथ में ले लिया। फिर गोली चली, गोली ने दूसरे युवक को भी जमीन पर ढेर कर दिया। तभी तीसरे युवक ने आके उसके हाथ की तिरंगा पकड़ लिया। इसी तरह एक कर 7 युवक ढेर हो गए। आखिर में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का गान भी हुआ, झंडा वंदन भी हुआ और तिरंगा भी फहराया गया। लेकिन इस सब के दौरान 7 लोग अमरता को प्राप्त हुए, 14 लोग गोलियों से घायल हुए। इस घटना के बाद जनता में एक अलग ही क्रोध की लहर दौड़ गई। जगह जगह बड़ी संख्या में आंदोलन होने शुरू हुए और भोपाल के नवाब, जिन्होंने वैसे तो आज़ादी के 10 दिन के बाद ही विलय के डॉक्यूमेंट में साइन कर दिया था, लेकिन मिलने नहीं दे रहे थे। हर तरह के जितने रुकावटें हो सकती थी रुकावटें पैदा कर रहे थे। उन्होंने भी घुटने टेकने शुरू किए और आखिरकार जाके 1 जून 1949 को तैयारी हुई इस बात की कि भोपाल में तिरंगा फहरेगा। भोपाल के सारे सरकारी बिल्डिंग्स और जितने भी सरकारी अधिकारी थे उनके गाड़ियों के आगे तिरंगा लगाया गया। तब जाकर आज़ादी के लगभग 1.5 साल के बाद भोपाल के लोगों ने तिरंगे को सर ऊंचा करके सलामी दी। और इसी तरह कहानी खत्म हुई एक ऐसे स्थान के आज़ादी की जो अगर नहीं हुआ होता तो शायद भारत की छाती में एक और पाकिस्तान होता। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और आप इस तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हैं, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।